हेलो स्टूडेंट्स। पहले मैं खुद को इंट्रोड्यूस करता हूँ। माई सेल्फ महेश नारायण राव मुगावे, एमएससी एमफिल इन फिजिक्स। ओके, नाउ नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में सब जानते ही हो गया आप। ओके, तो उसमें मेरा पीएचडी चल रहा है। ओके, जो कि लास्ट स्टेज में है अभी। अब आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है हीट। ओके, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हीट, ये जो टॉपिक है किस तरह से पूछा जाएगा और इसके बारे में जो भी कंसेप्ट है वो हम हीट टॉपिक में पढ़ेंगे। जैसे कि हीट क्या होता है, कैसे ट्रांसफर हो जाता है हीट। ओके, एक्सपांशन कैसे होता है सॉलिड में। ओके, जैसे कि लीनियर एक्सपांशन है, एरियल एक्सपांशन है, और दूसरा जो लास्ट है वो क्यूबिकल एक्सपांशन है। ओके, तो एक्सपांशन कैसे होते हैं, उसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, ये जो फार्मूले है वो किस तरह से डिराइव होते हैं। ओके, इसके बारे में हमें पढ़ना है। बाद में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है। ओके, इससे रिलेटेड कंसेप्ट मतलब जो भी न्यूमेरिकल्स है वो हम सॉल्व करके लेंगे। तो यहाँ से जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है आपका, तो उसके बारे में हीट के बारे में उस तरह से हम स्टडी करेंगे। ओके, सो बेसिकली हीट, पहले थोड़ा सा बेसिक लेवल से जाते हैं कि हीट होता क्या है। ओके, heat is nothing but a form of energy. Okay, and always it transfer from higher temperature body to lower temperature body. Heat हमेशा कैसे ट्रांसफर हो जाता है, हायर टेम्परेचर बॉडी टू लोअर टेम्परेचर बॉडी। और जब भी वो ट्रांसफर होता है तो वहां पे जैसे कि सिस्टम और सराउंडिंग में भी हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। दो सिस्टम में भी हीट का ट्रांसफर मतलब बॉडी टू बॉडी भी हीट ट्रांसफर होता है, बॉडी टू सराउंडिंग, सराउंडिंग टू बॉडी, इस तरह से भी हीट का ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है कि वहां पे टेम्परेचर डिफरेंस का होना बहुत जरूरी है। ओके, जैसे कि दो बॉडी में हीट ट्रांसफर हो रहा है तो एक बॉडी का दोनों बॉडी का टेम्परेचर अगर सेम है तो हीट ट्रांसफर नहीं होगा। सो देयर शुड बी टेम्परेचर डिफरेंस फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट। ओके, समझ में आ रहा है। और दूसरा जो है वो टेम्परेचर। अब ये टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर तो टेम्परेचर दैट मेजर्स डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। किसी चीज को हम अगर टच करते हैं तो उसे समझते हैं कि वो जो बॉडी है या फिर कोई चीज है वो हॉट है या कोल्ड है। सो दैट मेजर्स डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। सो दैट इज सिंपली टेम्परेचर। ओके, हीट जूल्स में मेजर करते हैं। ओके, ये SI यूनिट उसका जूल है, कैलोरीज CGS यूनिट है, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस डिग्री केल्विन में हम मेजर करते हैं। वो सब नॉर्मल चीजें जो कि आप सब जानते हो उसके बारे में। ओके, अब यहाँ पे जो सिस्टम और सराउंडिंग में हीट कैसे ट्रांसफर होता है, उसके बेसिक एग्जांपल जो है कैसे ट्रांसफर होता है। तो जैसे कि जैसे कि एक आइस ग्लास में अगर रखते हैं आइस। ओके, और उसको मतलब एक समर सीजन में किसी टेबल पे हम उसको रख देंगे तो क्या हो जाता है, धीरे 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 वो जो है आइस मेल्ट होता जाएगा और जो अंदर का लिक्विड है मतलब वाटर है वो वार्म होता चला जाएगा। समर सीजन में अगर ये करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हीट क्या हो रहा है, वहां पे ट्रांसफर हो रहा है। ओके, मतलब बाहर का जो हीट है ट्रांसफर हो रहा है, इस तरह से हम उसको बोल सकते हैं। या फिर कोई चाय है, गर्म चाय, अगर वो कप में लेके अगर टेबल पे रखते हैं तो धीरे 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 वो क्या हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा। तो इस तरह से हीट हमेशा क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। अब ये जो हीट का ट्रांसफॉर्मेशन है, तीन टाइप्स में हीट का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। कौन से थ्री टाइप्स है। ओके, आप समझ लीजिएगा यहाँ पर। एक है कंडक्शन, हीट ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स बाय कंडक्शन। सेकंड है कन्वेक्शन, और थर्ड है रेडिएशन। कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ये तीन टाइप से मतलब ये मेथड्स है जिससे हीट क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। और मैंने अभी आपको बोला है कि हीट इज ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम हायर टेम्परेचर बॉडी टू लोअर टेम्परेचर बॉडी। ओके, अब इसमें कभी कभी मीडियम की जरूरत पड़ती है, कभी कभी मीडियम की जरूरत होती भी नहीं है हीट ट्रांसफर में के लिए। कभी कभी एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन पार्टिकल का होता है, कभी कभी पार्टिकल्स अपनी जगह पर रहते हैं फिर भी हीट का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। ओके, ये किस तरह से होता है हम देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करेंगे कंडक्शन के बारे में। ओके, कंडक्शन होता क्या है। तो कंडक्शन दैट इज द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, इसमें हीट ट्रांसफर हो जाती है। कैसे हीट ट्रांसफर होते हैं कंडक्शन में, हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम हायर टेम्परेचर बॉडी टू लोअर टेम्परेचर बॉडी
विदाउट एक्चुअल माइग्रेशन ऑफ पार्टिकल, जो है कंडक्शन प्रोसेस। ओके, जैसे कि सॉलिड में जो हीट ट्रांसफर हो जाएगी उसे हम कंडक्शन प्रोसेस बोलेंगे। ओके, कंडक्शन। ओके, हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हायर टेम्परेचर बॉडी टू लोअर टेम्परेचर बॉडी विदाउट एक्चुअल माइग्रेशन, और वी कैन से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पार्टिकल। वहां पे पार्टिकल का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, फिर भी हीट क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ओके, जैसे कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। जैसे कि अब यहाँ पर हम समझ लेते हैं उसको, कोई एक रॉड है, समझ लीजिएगा एक रॉड है। ओके, उसको हम 4 कंपार्टमेंट में डिवाइड करते हैं। ये 4 कंपार्टमेंट्स है उसके, ए बी सी डी, 4 कंपार्टमेंट्स। कट नहीं करना, बस जस्ट डिवाइड कर रहा हूं मैं उसको। और हम जानते हैं कि कोई भी सॉलिड ऐसा कैसे बनाते हैं, सॉलिड इज मेड फ्रॉम सो मेनी पार्टिकल्स विच आर टाइटली हेल्ड टू ईच अदर। एक दूसरे को ऐसे मतलब बहुत चिपके वाले रहते हैं सॉलिड के पार्टिकल्स, आपको मालूम है। ओके, तो एक दूसरे के बहुत पास रहते हैं सारे। अभी यहाँ पर मैं इस तरह से दिखा रहा हूँ। सो सॉलिड इज मेड फ्रॉम सो मेनी पार्टिकल्स, यहाँ पे सारे पार्टिकल्स है। ओके, अब थोड़ा सा डिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है, ऐसा डिस्टेंस होता नहीं है, जस्ट मैं यहाँ पे फिगर इसका बना रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पर देखो टेम्परेचर थ्रू आउट बॉडी। अब ये सिस्टम अगर समझ लेते हैं सॉलिड, ओके, तो इसका टेम्परेचर सेम है और नेचुरल टेंडेंसी है जो पार्टिकल की, नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है उसके, तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी से हर एक पार्टिकल हमेशा क्या होता है, वाइब्रेट होता है फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। जैसे कि ये मीन पोजीशन है तो वाइब्रेट हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा नीचे और फिर मीन पोजीशन को आएगा। सो particle always vibrates from its mean position। ओके, मीन पोजीशन जो होता है उसका, तो उससे वो हमेशा वाइब्रेट होते रहते हैं। ओके, और कैसे वाइब्रेट होते हैं, बाय इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी, जो भी उसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी रहेगी। सॉलिड के होंगे, लिक्विड के होंगे, या फिर गैसेस के पार्टिकल्स होंगे। हर कोई पार्टिकल, कौन सा भी नेचर हो पार्टिकल का, मतलब कौन सा सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, अपने खुद की फ्रीक्वेंसी से हमेशा वाइब्रेट रहता है। उसका एम्पलीट्यूड जो है वो फिक्स रहता है। उसका जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड ये बोलते हैं आइदर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, सो दैट इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। ये चीज आप जानते हो, इसे क्या बोलते हैं हम, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो ये जो है हर एक पार्टिकल्स का यहाँ पे क्या है, फिक्स है। अभी तो कोई हीट नहीं दिया है यहाँ पे। ओके, अब देखते हैं कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक हीटिंग सोर्स यहाँ पे रखेंगे, एक हीटिंग सोर्स कोई भी। ओके, या तो यहाँ पे हम स्टीम लगा सकते हैं, या फिर कोई एक सोर्स जो बर्नर लगा कर भी हम एक सोर्स बना सकते हैं। ओके, सो दैट इज हीट सोर्स। ओके, बर्नर लगाएंगे या फिर कोई भी फ्लेम लगाएंगे यहाँ पे। अब क्या हो जाएगा ये सारे पार्टिकल जो है एक कंपार्टमेंट के शुरुआत में क्या हो रहा है, एक एंड को हम क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं। तो एक कंपार्टमेंट के पार्टिकल्स, सो ऑल दीज पार्टिकल्स रिसीव्स हीट एनर्जी फ्रॉम हीटिंग सोर्स। ये जो हीटिंग सोर्स है इससे ये सारे पार्टिकल्स हीट एनर्जी क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। और जैसे ही हीट एनर्जी रिसीव करते, सो दे वाइब्रेट्स विथ मच मोर एम्पलीट्यूड। समझ में आ रहा है? ओके, अब देखो बेटा, यहाँ पे जो पार्टिकल्स उसका खुद का एम्पलीट्यूड था वाइब्रेशन का, अब देखो ये इस तरह से वाइब्रेट होंगे। अब इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ओके, अब ये वाइब्रेशन किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। ओके, आइदर इस डायरेक्शन, आइदर दिस डायरेक्शन। ओके, तो इस तरह से वो क्या हो रहा है, उसका वाइब्रेशन हो रहा है। अब जो कि पहले नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट होते थे, तो अपनी जगह पर थे सारे पार्टिकल्स। ओके, अब वाइब्रेशन हो रहा है तो मीन पोजीशन से फिर अब क्या हो रहा है, सिर्फ सिर्फ क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड उसका बढ़ रहा है। उसका क्या हो रहा है, वाइब्रेशन जो है, वाइब्रेशन उसका ज्यादा हो गया अभी बिकॉज ऑफ हीट एनर्जी। अब ये हीट एनर्जी रिसीव कर रहे हैं तो एम्पलीट्यूड उसका बढ़ गया। तो या ऐसा बढ़ेगा या फिर इस तरह से एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। अब होता क्या है यहाँ पे, जैसे ही इसका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, पहले तो एक दूसरे को कोलाइड, मतलब उसका एक पर्टिकुलर स्पेसिंग रहता है, दो दे आर टाइटली हेल्ड टू ईच अदर, बट देयर इज सम स्पेसिंग, उसमें पर्टिकुलर डिस्टेंस भी रहता है। तब ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड अब इसका बढ़ गया तो एक दूसरे को कोलाइड करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पार्टिकल्स में कोलिजन हो रहा है। पहले होता था क्या, नहीं होता था। अब पार्टिकल्स में कोलिजन हो रहा है। तो कोलिजन से जैसे एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो एक पार्टिकल जिसका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो दूसरे पार्टिकल्स पे जाके क्या करेगा, कोलाइड करेगा। जैसे कैसा वाइब्रेट हो रहा है ना, अब यहाँ पे फिक्स है, पहले ऐसे वाइब्रेट करते थे। ओके, अब इसको हीट एनर्जी रिसीव मिल गई तो ऐसा वाइब्रेट कर रहा है। ओके, तो इसको जाके वो क्या कर रहा है, कोलाइड कर रहा है, धक्का मार रहा है। जैसे अब जैसे भी कोई एक धक्का मारता है तो फिर क्या करेगा, वो आगे चला जाएगा। फिर ये पार्टिकल्स यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो, पार्टिकल शिफ्ट नहीं हो रहा है, बस वो क्या हो रहा है, ये अपना जो वाइब्रेशनल एनर्जी जो बढ़ गया था उसका, तो वो दूसरे पार्टिकल्स को क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है
कैसे? बाय कोलिजन, मतलब उसको थ्रू कोलिजन क्या कर रहा है? ट्रांसफर कर रहा है। तो ये वाइब्रेशन एनर्जी जो है क्या हो रही है? ट्रांसफर हो रही है दूसरे पार्टिकल्स। जैसे ये वाइब्रेशन एनर्जी रिसीव करेंगे, सो अगेन द particles of compartment B vibrates much more energy। ओके, अब ये इसका ज्यादा मतलब वाइब्रेशन अब क्या हो रहा है? इसका भी वाइब्रेशन बढ़ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? पार्टिकल्स ट्रांसफर नहीं हो रहे। क्या ट्रांसफर हो रहा है? वाइब्रेशनल एनर्जी यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है। तो इस तरह से वाइब्रेशन एनर्जी क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। तो यहाँ पर भी वाइब्रेशन बढ़ गया, फिर ये वाइब्रेशन एनर्जी फिर ट्रांसफर हो जाएगा सी कंपार्टमेंट में। ये प्रोसेस चलता जाएगा कब तक? ये डी कंपार्टमेंट के भी पार्टिकल्स उसी एम्पलीट्यूड से, लार्ज एम्पलीट्यूड से क्या करेंगे? वाइब्रेट करेंगे। अब जैसे इसका एनर्जी बढ़ेगा, वहां पे टेम्परेचर इसका ज्यादा होगा। ओके, अब ये इसका टेम्परेचर पहले ज्यादा था, इसका कम, इसका उससे कम, इसका कम, फिर इसका टेम्परेचर यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, फिर टेम्परेचर मतलब ये हीट जो है, तो हीट इसके फॉर्म में क्या हो रही है? ट्रांसफर हो रही है। वन पार्ट टू मतलब वन कंपार्टमेंट टू अनदर कंपार्टमेंट, बी कंपार्टमेंट टू सी, सी कंपार्टमेंट टू डी कंपार्टमेंट। इस तरह से ये जो है वाइब्रेट हो रहा है। सो इस तरह से हीट क्या हो जाती है? ट्रांसफर हो जाती है विदाउट एक्चुअल माइग्रेशन ऑफ पार्टिकल्स। यहाँ पे मटेरियल मीडियम की जरूरत है, ये तो सॉलिड मटेरियल मीडियम है, जो भी सॉलिड रहेगा इसका। तो इस तरह से हीट ट्रांसफर हो रही है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कंडक्शन प्रोसेस। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? कंडक्शन प्रोसेस। इसका टेम्परेचर भी अगर हम देखते हैं, कोई अगर स्टीम लगाएंगे यहाँ पर या फिर इस तरह से कांस्टेंट सोर्स, हीटिंग सोर्स लगाते हैं, तो पहले इसका टेम्परेचर जो है कुछ ज्यादा होगा, फिर इसका टेम्परेचर क्या हो, ये थर्मामीटर से इसका कम होगा, फिर उसका उससे कम होगा, फिर इसका टेम्परेचर उससे कम होगा। ओके, अब जैसे थोड़ी देर में उसका टेम्परेचर इसके बराबर हो जाएगा, तो ये जो सब चीज है उसे हम क्या बोलेंगे? स्टेडी स्टेट कंडीशन। अब टेम्परेचर किसी का भी नहीं बढ़ेगा। इस कंडीशन में अब टेम्परेचर बढ़ेगा क्या? नहीं है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर जाके वो रुक जाता है वहां पे। ओके, जैसे कि मतलब हीट एनर्जी जैसे रिसीव हो रही है और दूसरे बाद में जो ट्रांसफर हो रही है उसका रेट क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। मतलब ट्रांसफर्ड हीट वाला और रिसीव हीट वाला अगर सेम रहता है, ट्रांसफर मतलब सराउंडिंग को ट्रांसफर कर रहा है, अभी तो यहाँ पर ट्रांसफर कर रहा है, लेकिन कुछ यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है, कुछ सराउंडिंग में भी जाता होगा ना उसका टेम्परेचर। ओके, मतलब हीट जो भी है, तो यहाँ से कुछ जा रहा है, कुछ यहाँ से जा रहा है। पर सेकंड जब यहाँ से आने वाला और ये बाहर जाने वाला, या तो अब बढ़ेगा नहीं कुछ भी, यहाँ से आने वाला और यहाँ से बाहर जाने वाला अगर सेम हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम स्टेडी स्टेट कंडीशन बोलते हैं। उसको क्या बोलेंगे? स्टेडी स्टेट कंडीशन। ओके, थर्मल एक्सपांशन में वो सब चीजें हमें बाद में देखनी भी। जस्ट अब कंडक्ट पहले तो ये छोड़ दो, उसको कंडक्शन के बारे में ही हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से मीडियम क्या बन गया? यहाँ पे सॉलिड बन गया। सो दिस इज द कंडक्शन प्रोसेस। ओके, अब बाद में देखेंगे कन्वेक्शन प्रोसेस। एक कन्वेक्शन क्या होता है? सी ब्रिज, लैंड ब्रिज, ये कंसेप्ट आप तो जानते होंगे। ये सब एग्जांपल्स है किसके? कन्वेक्शन प्रोसेस के। अब देख रहे हैं हम कन्वेक्शन प्रोसेस। अब कन्वेक्शन प्रोसेस कैसे होता है? अब यहाँ पे देखेंगे एक लिक्विड, ये कन्वेक्शन प्रोसेस, कंडक्शन सिर्फ सॉलिड में होता है, कन्वेक्शन लिक्विड और गैस में भी पॉसिबल है। ओके, कन्वेक्शन। ओके, यहाँ पे हम वाटर मॉलिक्यूल्स मतलब वाटर लेंगे। ओके, ये सब वाटर है। ओके, और यहाँ पे हम क्या करेंगे? एक सोर्स देंगे, कोई भी एक हीटिंग सोर्स, लाइक दिस हीटिंग सोर्स। ये फ्लेम, कोई बर्नर फ्लेम कोई भी यहाँ पे रहेगा। सो दिस इज द हीटिंग सोर्स। अब होता क्या है देखो, यहाँ पे ध्यान से देखना बेटा। यहाँ पे कंडक्शन, कन्वेक्शन, ये जो प्रोसेस है वो किस तरह से बनते हैं। अब ये तो कंडक्शन का डेफिनेशन हमने देख लिया कैसे होता है, ये भी देख लिया, उसका एग्जांपल भी देख लिया। अब कन्वेक्शन प्रोसेस कैसे होता है? कन्वेक्शन क्या होता है? Convection, it is the process of transformation of heat in which heat is transferred from, again, higher temperature body to lower temperature body with actual migration of particle। यहाँ पे पार्टिकल का एक्चुअल माइग्रेशन होता है, पार्टिकल मूव करता है यहाँ पे। कैसे? अब जैसे देखते हैं कि जैसे कि अभी हीटिंग सोर्स अभी स्टार्ट नहीं है, तो पहले देखेंगे पूरा वाटर कोल्ड है थ्रू आउट, कहाँ पर भी हम हाथ लगाएंगे और टच करेंगे तो हम महसूस करते हैं कि कांस्टेंट टेम्परेचर है अभी ये वाटर का। जैसे ही अब यहाँ पे ये भी अब सारे पार्टिकल्स हैं, वाटर दैट इज मेड फ्रॉम सो मेनी पार्टिकल्स, बट द स्पेसिंग इन बिटवीन पार्टिकल्स इज लिटिल बिट लार्जर देन व्हाट इज दैट? सॉलिड। सॉलिड से थोड़े से ज्यादा स्पेसिंग रहते हैं लिक्विड का, उससे ज्यादा गैसेस का रहता है। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या होता है। अब ये जो पार्टिकल्स है जो बॉटम साइड के, जैसे ही हीटिंग सोर्स स्टार्ट हो जाएगा तो बॉटम साइड के जो पार्टिकल्स है वाटर के, सो दे विल गेट हीट एनर्जी, they receives
हीट एनर्जी फ्रॉम हीटिंग सोर्स। तो यहाँ के जो पार्टिकल है वो हीट एनर्जी रिसीव करेंगे तो उसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। डेंसिटी जैसे ही कम हो जाता है पार्टिकल्स का, ये पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, और जो ऊपर के हाई डेंसिटी वाले पार्टिकल्स है वो क्या आएंगे, नीचे आएंगे। ये ऊपर चले गए, डेंसिटी कम हो गया, ऊपर चले गए। यह जो डेंसिटी है यहाँ के पार्टिकल्स की, मतलब वाटर मोलिकुल्स की, वो नीचे पार्टिकल्स मोलिकुल्स जो भी बोल सकते हो आप, ओके। तो ये नीचे आएंगे, फिर ये नीचे आने के बाद हीट एनर्जी रिसीव करेंगे और फिर ऊपर चले जाएंगे। ये प्रोसेस ऐसी कंटिन्यूअस चलती रहेगी, कब तक, थ्रू आउट सिस्टम, मतलब ये जो सिस्टम है या फिर थ्रू आउट वाटर जो है सेम टेम्परेचर ना हो जाए, तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चली रहती है। ये ऊपर जाना नीचे आना, ऊपर जाना नीचे आना, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन। तो यहाँ पे जो हीट है, हीट क्या हो गई, यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो गई। पहले ये कोल्ड था, ये हॉट, ओके, हॉट से फिर ये हॉट बन गया, ये कोल्ड नीचे आ गया, फिर ये हॉट बन के ऊपर चला गया, ओके। सो इस तरह से हीट एनर्जी क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है विथ एक्चुअल माइग्रेशन, और वी कैन से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पार्टिकल। तो ये जो सिचुएशन है, ये जो प्रोसेस है, उसे क्या बोलते हैं हम, कन्वेक्शन प्रोसेस। लैंड ब्रिज, सी ब्रिज, ये जो प्रोसेस है ये भी वही है, जानते हो आप उसके बारे में सब चीजें, ओके। तो ये हो गया व्हाट इज दैट, कन्वेक्शन प्रोसेस, ओके। अब थर्ड जो कि है वो है रेडिएशन, ओके। थोड़ा थोड़ा हम उसको स्टडी करेंगे, जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बाद में 11th के जो सीटी है, वहाँ पे इसका ज़्यादा यूज हो सकता है, शायद थ्योरेटिकल पूछ लेंगे तो आप वो भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये सब चीज़ें जो है माइनर चीज़ें वो आपको पूछे जाएंगे। अब रेडिएशन प्रोसेस क्या होता है, तो रेडिएशन प्रोसेस क्या है, अगेन दैट इज ऑल्सो हीट ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, ओके। हीट इज ट्रांसफर इन दिस प्रोसेस, हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम higher temperature body to lower temperature body, okay, but here medium that is not necessary। जो भी आप मूवमेंट हो रहा है पार्टिकल्स, मतलब हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर आ रहा है, तो मीडियम की जरूरत है क्या, नहीं है। पहले दो प्रोसेस में देखा हमने, कंडक्शन कन्वेक्शन में, तो दोनों इसमें मीडियम की जरूरत थी, अब यहाँ पे मीडियम की जरूरत नहीं है, ओके। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इसके एग्जांपल है, जिसकी स्पीड जो है लाइट की स्पीड से स्पीड इतनी रहती है, ओके, जैसे कि 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड, या लाइट की स्पीड है उतनी स्पीड जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की रहती है। तो ये बहुत ही फास्ट प्रोसेस है, रेडिएशन प्रोसेस जो है वो फास्ट प्रोसेस है। इसका एग्जांपल क्या है, सन से जो भी सनरेज आएंगे अर्थ की तरफ, सो दैट इज द रेडिएशन प्रोसेस। अब यहाँ पे पूरा वैक्यूम है तो कोई जरूरत नहीं है, ओके। मतलब मटेरियल मीडियम है या फिर नहीं है, डजेंट मैटर, ओके। नहीं है तो भी हीट यहाँ पे क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। सो दिस इज द प्रोसेस, रेडिएशन प्रोसेस। सो इन दिस वेज हीट इज ट्रांसफर बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। समझ में आ रहा है आपको, ओके। तो ये चीजें यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अब देखते हैं हम कुछ टेम्परेचर स्केल के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे, टेम्परेचर स्केल। ओके, अब टेम्परेचर स्केल जो है, कौन सा स्केल है जिससे हम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, ओके। थर्मोमीटर से हम टेम्परेचर मेजर करना है तो हम थर्मोमीटर का यूज करते हैं। बेसिकली डिग्री सेल्सियस में ज़्यादा टेम्परेचर हमने मेजर किया है, लेकिन जो सेल्स है, डिफरेंट स्केल जो बोलते हैं, टेम्परेचर स्केल, डिफरेंट टेम्परेचर स्केल, ऐसे भी नाम दे सकते हैं। तो एक है सेल्सियस स्केल, सेल्सियस स्केल। सेकंड है फ़ारेनहाइट स्केल, और केल्विन स्केल, ओके। ये टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए 3 स्केल्स है। इसे मतलब ये जो फार्मूले बाद में बनते हैं, फ़ारेनहाइट स्केल, रिलेशन बिटवीन मतलब फ़ारेनहाइट, सेल्सियस एंड केल्विन, इसका जो रिलेशन है उसके रिलेशन पे भी फार्मूले, मतलब क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। उस पहले हम ये कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं, बाद में उससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स है, तो न्यूमेरिकल्स भी हम उससे रिलेटेड पढ़ेंगे, जैसे कि स्पेसिफिक हीट उससे रिलेटेड है। बाद में कैलोरीमीटर से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स है वो तो बहुत बड़े न्यूमेरिकल्स रहते हैं, तो वो भी हर एक कंसेप्ट के रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स बनेंगे हम सारे पढ़ेंगे यहाँ पे, ओके। अब सेल्सियस स्केल ये देखते हैं, सेल्सियस स्केल क्या होता है, ओके।
सेल्सियस स्केल में जो लोअर पॉइंट है उसका वो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस रहता है। ओके, लोअर पॉइंट। ओके, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, जैसे कि पहले सेल्सियस स्केल लेके 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, 0 डिग्री सेल्सियस तो यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस, लास्ट जो है 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो स्केल है 100 इक्वल पार्ट्स में उसको क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया। मैं उसको लिखता हूँ यहाँ पे 100 इक्वल पार्ट्स, 100 इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड करते हैं। ओके, अब इसका लोअर पॉइंट जो रहता है, ओके, उसका लोअर पॉइंट अब यहाँ पे स्केल के हिसाब से लिख रहा हूँ। ये तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं, वो जो है ना स्केल इस तरह से बनाएंगे। आपको जानते हैं मतलब थर्मामीटर जो है इस तरह से वो रहेगा, थर्मामीटर लाइक दिस। ओके, तो यहाँ पे ये स्केल्स रहते हैं, तो इसी को हम इस तरह से मैं लिख रहा हूँ। यहाँ पे 0 रहेगा और यहाँ पे 100 डिग्री रहेगा, वही स्केल स्केल के फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ। ओके, तो ये समझ लेना इस चीज को। ओके, तो 100 इक्वल पार्ट्स में हमने उसको डिवाइड कर दिया है। तो लोअर पार्ट उसका जो है रहता है वो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस रहता है, और ये हायर पॉइंट जो रहता है मतलब ये लास्ट तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर रहता है। ओके, यहाँ पर मैं लिखता हूँ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, और ये जो है लास्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, पॉइंट ऑफ वाटर। ये हो गया व्हाट इज दैट, सेल्सियस स्केल। अब जो दूसरा है वो है फ़ारेनहाइट स्केल। ओके, उसका मतलब जो लोअर पॉइंट है वो लोअर पॉइंट के कहाँ पे रहता है, 32 फ़ारेनहाइट। ओके, और जो हायर पॉइंट रहता है यहाँ पे वो 212 फ़ारेनहाइट, 212 फ़ारेनहाइट, 32 फ़ारेनहाइट एंड 212 फ़ारेनहाइट। ओके, फ़ारेनहाइट में उसको मेजर करते हैं। और ये जो ये है यहाँ पे, ये सब क्या है यहाँ पर, कितने हैं, 180 इक्वल पार्ट्स, 180 इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड करते हैं। लोअर जो पॉइंट है पार्ट्स वो किस पे रहता है, 32 फ़ारेनहाइट पे, और हायर केस में रहता है 212 फ़ारेनहाइट पे, और ये सारे 180 इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड किया रहता है। और जो लास्ट है केल्विन स्केल, तो केल्विन स्केल जो है उसका लोअर पॉइंट जो है, केल्विन स्केल का लोअर पॉइंट वो 273.15 केल्विन। ये कभी कभी 0.15 जो है नहीं लेते। ओके, ये नहीं लेते, मतलब सीधा एवरेज ले, मतलब ये लेते 273, इसलिए ऐसे एवरेजली बता देते हैं। ओके, 0.15 कभी लेते कभी लेंगे नहीं। ओके, और ये हायर जो है 373.15 ओके केल्विन हायर पॉइंट्स, और ये भी 100 इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड किया है। ओके, इट इज डिवाइडेड 100 इक्वल पार्ट्स, 100 इक्वल पार्ट्स। समझ में आ रहा है? ओके, आपको रिलेशन में मालूम है, जीरो मेरे मतलब 0 डिग्री सेल्सियस कितने किसके बराबर रहता है, 273 केल्विन के बराबर, या फिर 0 केल्विन जो -273 डिग्री सेल्सियस। आप ये रिलेशन जो है वो रिलेशन भी आप जानते हैं। समझ में आ रहा है? ओके, तो ये 3 डिफरेंट स्केल्स है। अब ये जो 3 डिफरेंट स्केल्स है तो उसका रिलेशन जो है वो रिलेशन हम देखेंगे यहाँ पे कितना रहता है, कैसे रहता है। ओके, रिलेशन बिटवीन दिस दिस स्केल। अब ये रिलेशन क्या रहता है ये हम देखेंगे। रिलेशन ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ओके, जैसे कि डिग्री सेल्सियस वाला जो है, डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस, 100 इक्वल पार्ट्स है किसमें, सेल्सियस स्केल में, 180 इक्वल पार्ट्स है फ़ारेनहाइट स्केल में, और केल्विन स्केल में क्या है, 100 इक्वल पार्ट्स। ओके, इस तरह से हम देखेंगे यहाँ पर। ओके, अब इसका रिलेशन जो है रिलेशन बनाएंगे। तो 0 डिग्री सेल्सियस उसका रिलेशन कैसे बनाएंगे। ओके, TC -0 डिवाइडेड बाय 100। ओके, ये सेल्सियस स्केल है टेम्परेचर का। ओके, TC -0 डिवाइडेड बाय 100, समझ में आता है आपको। ओके, अब ये जो है TC-100 किसके बराबर है, TC-100, TC-0 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू TF-32 डिवाइडेड बाय 180, एंड दैट इज इक्वल टू TK। ओके, माइनस क्या उसके इक्वल पार्ट्स कितने, 100। ओके, सो दैट इज TK -273।
0.15 आपको लिखना है या नहीं लिखना है, डजेंट मैटर। ओके, आप तय कर सकते हो उसको। कभी मतलब अगर न्यूमेरिकल्स में ये वैल्यू दे दी है तो ये लिख लेना, लिख लेना, नहीं तो 273 ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, सो टी सी माइनस 0/100 मतलब ये सेल्सियस स्केल है टेम्परेचर का, ये फ़ारेनहाइट स्केल है टेम्परेचर, और एक केल्विन स्केल टेम्परेचर। ओके, तो ये रिलेशन से अगर कोई भी दो चीजें मालूम है हमें, मतलब जैसे कि फ़ारेनहाइट स्केल आपको निकालना है तो इससे हम निकाल सकते हैं ये रिलेशन जो है, इस रिलेशन का यूज करके हम कौन सा भी मतलब कन्वर्जन जो है उसका, वो कन्वर्जन कर सकते हैं। कैसे कन्वर्जन करना है वो बाद में हम स्टडी करेंगे। ये समझ में आ गया आपको यहाँ तक? ओके, अब देखो इसके बाद में थर्मल एक्सपांशन कैसे होता है ये हमें देखना है। थर्मल एक्सपांशन स्पेशली हम सॉलिड में देखेंगे, लीनियर एक्सपांशन रहेगा, एरियल एक्सपांशन रहेगा एंड क्यूबिकल एक्सपांशन। ये तीनों एक्सपांशन किस तरह से होते हैं वो देखेंगे। ये रिलेशन याद रखना। ओके, बाद में न्यूमेरिकल्स जब मैं सॉल्व मतलब स्टार्ट करूंगा तो ये रिलेशन का यूज करूंगा। ओके, चलो। थर्मल एक्सपांशन इन सॉलिड। सॉलिड में किस तरह से थर्मल एक्सपांशन इन सॉलिड। ओके, तो उसमें हम पहले देखेंगे लीनियर एक्सपांशन इन सॉलिड। लीनियर एक्सपांशन। ओके, अब ये एक्सपांशन कैसे होता है? अब हमें तो मालूम है कि कोई भी एक सॉलिड है इस तरह से, उसको अगर हीट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हीट एनर्जी रिसीव करेंगे, वाइब्रेशन से वो एक दूसरे को कोलाइड करते रहेंगे। अगर यहाँ पे एक लिमिट, सर्टेन लिमिट के बाद भी अगर उसका हीट अगर बढ़ता ही गया, ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये जो है उसका वॉल्यूम जो है उसका वॉल्यूम बढ़ते रहता है। ये जो वॉल्यूम है उसका क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो ये वॉल्यूम क्यों बढ़ता है? तो जो स्पेसिंग, पहले जो सॉलिड था, ये सॉलिड की जो मोलिकुल्स थे, मोलिकुल्स में एवरेज स्पेसिंग जो है वो फिक्स रहती है। जैसे ही हम उसको हीट देंगे और एक लिमिट तक जाने के बाद यहाँ पे जो एवरेज स्पेसिंग है, एवरेज डिस्टेंस जो है स्पेसिंग का, वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और एवरेज डिस्टेंस बढ़ने से ये क्या हो जाता है, एक्सपांशन हो जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं, थर्मल एक्सपांशन। अब ये लीनियर एक्सपांशन कैसे होता है पहले हम देखेंगे। ओके, लीनियर एक्सपांशन इन सॉलिड। अब लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, कोई भी एक वायर है, ओके, कोई भी एक मतलब कॉपर वायर या फिर कोई भी जिससे हीट ट्रांसफर हो जाते हैं, मतलब गुड कंडक्टर बोलेंगे हम उसको। गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर के बारे में तुम जानते हो, हीट किससे ट्रांसफर हो जाती है। ओके, जहाँ जहाँ से हीट ट्रांसफर होती है उसे हम गुड कंडक्टर बोलेंगे, हीट ट्रांसफर नहीं होती जिस मीडियम से उसे हम बैड कंडक्टर बोलेंगे। जैसे कि कोई भी मेटल है, गुड कंडक्टर है, मतलब हीट वहाँ से पास हो जाती है। ओके, और वुड मटेरियल को हम बैड कंडक्टर बोलते हैं क्योंकि हीट वहां से पास नहीं होते। जनरल बेसिक आपको मालूम है इस बारे में। ओके, अब हम देखते हैं लीनियर एक्सपांशन। कोई एक रॉड है जिसका लेंथ जो है वो यल नॉट है। यहाँ पर लेंथ कितना है, यल नॉट। ओके, लेंथ कितना है उसका, यल नॉट। कौन से डिग्री सेल्सियस पे 0 डिग्री सेल्सियस पे। 0 डिग्री सेल्सियस पे उसका लेंथ कितना है, यल नॉट है। ओके, अब जैसे ही हम उसको हीट करेंगे, ओके, चेम्बर में डालेंगे, मतलब स्टीम चेम्बर में, या फिर उसको हीट देंगे, तो यहाँ पे सॉलिड क्या हो जाएगा, एक्सपांड हो जाएगा। ओके, क्योंकि एवरेज डिस्टेंस जो है, मतलब एवरेज डिस्टेंस जो यहाँ पर बोल दिया तो वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये इस तरह से एक्सपांड हो जाएगा। तो समझो, मान लीजिएगा कि एक्सपांशन जो है उसका, तो उसका एक्सपांशन हो गया, मान लो कि यल टी, इतना एक्सपांशन हो गया। ओके, L0, यल नॉट एंड यल टी, उसका उतना एक्सपांशन हो गया, इतना एक्सपांशन हो गया आफ्टर मतलब जब भी हम उसको हीट देंगे तो उसका एक्सपांशन उतना हो जाएगा। तो ये एक्सपांशन कब हो रहा है, T डिग्री सेल्सियस को। तो T डिग्री सेल्सियस को एक्सपांशन कितना हो रहा है उसका, यल टी हो रहा है। ओके, और ये जो
एक्सपांशन है, मतलब जो एक्सपांशन है वो किस पे डिपेंडेंट, टोटल एक्सपांशन कितना हो गया उसका, एल टी माइनस एल नॉट। ओके, तो कितना एक्सपांशन हो गया, एल मतलब समझो ऐसा बोलेंगे हम, एक्सपांशन जो हो गया है तो टोटल उसका लेंथ कितना बढ़ गया, एल टी इतना बढ़ गया। ओके, तो एक्सपांशन ही कितना हो गया, सिर्फ एक्सपांशन एल टी माइनस एल नॉट, समझ में आ रहा है। तो लीनियर एक्सपांशन कितना हो गया उसका, एल टी माइनस एल नॉट हो गया, समझ में आ रहा है। तो एल टी माइनस एल नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किस पे डिपेंड है, ये जो एक्सपांशन है किस पे डिपेंड है, ओरिजिनल लेंथ उसका कितना था, एल नॉट क्या है उसका, ओरिजिनल लेंथ, रॉड का ओरिजिनल लेंथ, तो ओरिजिनल लेंथ किसका था, उससे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समझ में आ रहा है। बाद में एल टी माइनस एल नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर कितना चेंज हो गया, पहले 0 डिग्री सेल्सियस था, बाद में टी डिग्री सेल्सियस हो गया। ओके, बाद में क्या हो गया उसका, टी डिग्री सेल्सियस हो गया। ओके, तो डेल्टा टी दैट इज द चेंज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर जो भी बोल सकते हैं। ओके, या फिर डेल्टा टी को हम सीधा डायरेक्टली टी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर देखो रिलेशन क्या बन रहा है, एल टी माइनस एल नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल नॉट डेल्टा टी, इसके बराबर हो रहा है एल नॉट डेल्टा टी, समझ में आ रहा है। एक इक्वेशन बन गया। ये जो एक्सपांशन है लीनियर एक्सपांशन किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ओरिजिनल लेंथ और चेंज इन टेम्परेचर के बराबर है। ओके, तो एल टी माइनस एल नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल नॉट डेल्टा टी। तो अब ये एल टी माइनस एल नॉट इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी हम लिख सकते हैं। ओके, अल्फा क्या होता है यहाँ पे, ये देखो सेम लग रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए, और ये अल्फा, अल्फा क्या है यहाँ पे, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। सो आई कैन राइट हियर अल्फा इज इक्वल टू एल टी माइनस एल नॉट डिवाइडेड बाय एल नॉट डेल्टा टी, एल नॉट डेल्टा टी, या फिर अल्फा इज इक्वल टू एल टी माइनस एल नॉट डिवाइडेड बाय एल नॉट टी, सिंपली डायरेक्टली हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, डेल्टा टी लिखो या फिर टी लिखो, डजेंट मैटर, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो गया टी डिग्री, मतलब टी डिग्री डिफरेंस कितना आएगा उसका, टी डिग्री सेल्सियस आएगा। सो हियर अल्फा इज कॉल्ड एज coefficient of linear expansion, coefficient of linear expansion, coefficient of linear expansion अल्फा। ओके, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। एल टी जो है हम एल टी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एल टी किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा एल नॉट टी माइनस एल नॉट। ओके, ये एक रिलेशन एल टी इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट टी प्लस एल नॉट। ओके, इससे बना रहा हूं मैं ये रिलेशन आगे जाके। सो एल टी दैट इज इक्वल टू एल नॉट कॉमन निकाल दिया तो 1 प्लस अल्फा टी, या फिर एल नॉट इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी या टी कोई भी लिख सकते हो, डजेंट मैटर। तो ये भी रिलेशन इस तरह से बनेगा। ओके, तो कभी कभी पूछा जाता है कि जो लेंथ बढ़ गया, टोटल लेंथ बढ़ गया, तो उसका रिलेशन क्या है, तो उसका रिलेशन इस तरह से बनेगा। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन अगर कैलकुलेट करने के लिए बोलेंगे तो ये रिलेशन तुम यहाँ पर लगा सकते हो, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से लीनियर एक्सपांशन जो है सॉलिड में हो सकता है। अब जैसे लीनियर एक्सपांशन होता है तो एरियल एक्सपांशन, सुपरफिशियल एक्सपांशन बोलते हैं उसको, लीनियर एक्सपांशन, सुपर स्पेशियल एक्सपांशन, या फिर उसको एरियल एक्सपांशन बोलेंगे, और लास्ट जो है क्यूबिकल एक्सपांशन। ओके, तो क्या होता है ये भी सब चीजें समझ लेंगे, समझ में आ रहा है ये सब चीजें। तो ये जो है आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के फॉर्मूले जो है पूछे जाते हैं, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे हम बाद में देखेंगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। एल टी माइनस एल नॉट इंक्रीज इन लेंथ रहता है। अब एरियल एक्सपांशन देखेंगे, एरियल एक्सपांशन या फिर उसको सुपरफिशियल एक्सपांशन ऐसा भी बोलते हैं। ओके, अब सेम, अब ज्यादा यहाँ पे ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है।
अब यहाँ पे एरिया जो है उसका एरिया बढ़ रहा है, पहले लेंथ बढ़ रहा था, लीनियर में क्या बढ़ रहा था, उसका लेंथ बढ़ रहा था। अब कोई भी इस तरह से बॉडी हम लेंगे, वहां पर अगर हीट देंगे तो हीट देने के बाद ये बॉडी इस तरह से बनेगी, बराबर है। पहले एरिया उसका ए नॉट था, बाद में एरिया बन गया 80, दैट्स इट, सिंपल। पहले ए नॉट था, बाद में 80 बन गया, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ओके, तो ये आफ्टर हीट देने के बाद ये जो है पूरा इसका एरिया जो है वो क्या हो जाता है, एक्सपांड हो जाता है हीट देने के बाद। कैसे? तो जो उसका एवरेज डिस्टेंस जो रहता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है हर एक पॉइंट से। तो इस तरह से वो एरियल मतलब एरिया, कोई फाइल वगैरह लेते हैं हम, फाइल को अगर हम हीट देंगे तो इस तरह से वो क्या करेगा, एक्सपांड करेगा। ओके, अब ये जो है एक्सपांशन क्या बन गया, अब जो 80 माइनस ए नॉट जो है किसके बराबर है, ओरिजिनल एरिया के बराबर। 80 माइनस ए नॉट किसके बराबर है, इंक्रीज इन टेम्परेचर के बराबर। ये 0 डिग्री सेल्सियस में था, ये T डिग्री सेल्सियस में, तो दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस कितना दे दिया मैंने, डेल्टा टी। सेम वही प्रोसेस अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। तो देखो 80 माइनस ए नॉट दैट इज इक्वल टू ए नॉट डेल्टा टी आ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? ओके, अब सॉरी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, यहाँ पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब देखो 80 माइनस ए नॉट इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या बन गया, 80 माइनस ए नॉट इज इक्वल टू, अल्फा था वहां पे, यहाँ पर बीटा लेंगे। अब बीटा कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन, बीटा ए नॉट डेल्टा टी, डेल्टा टी या टी भी लिख सकते हैं। तो बीटा इज इक्वल टू क्या बन गया बेटा, 80 माइनस ए नॉट डिवाइडेड बाय ए नॉट डेल्टा टी। So this is the coefficient of what is that, aerial expansion. So beta is aerial expansion, coefficient of aerial expansion. समझ में आ रहा है बेटा? ओके, बस ऐसे लेंगे, क्यूबिकल का भी वैसे लेंगे। अब जरूरी नहीं कि ये नॉट ही हो जाए। ओके, यहाँ पर हम A1 लिखेंगे और उसको A2 लिखेंगे, तो ये रिलेशन क्या बनेगा, बीटा इज इक्वल टू A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाय A1 डेल्टा टी, बस ज्यादा कुछ नहीं। मतलब पहले एक टेम्परेचर है, कौन सा टेम्परेचर है, T1 टेम्परेचर, और दूसरा टेम्परेचर T2। तो ये T1 टेम्परेचर के लिए ये 1, मतलब कोई तो पहले से ही टेम्परेचर है। जैसे यहाँ पर हम 0 डिग्री सेल्सियस को ले रहे थे, अब यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस को ले रहे हैं क्या, नहीं ले रहे हैं यहाँ पे, तो T1 डिग्री को लेंगे, तो अब बाद में का टेम्परेचर क्या बनेगा, T2। तो यहाँ पर क्या बनेगा, व्हाट इज दैट, डेल्टा टी ही बनेगा। तो डेल्टा टी क्या रहेगा, T2 माइनस T1। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ओके, ये रिलेशन देखो, A2 माइनस A1 डेल्टा टी है, ये ऊपर लिखा है ना, A2 माइनस A1 डिवाइड बाय A1 डेल्टा टी। अब ये डेल्टा टी के बजाय हम T2 माइनस T1, ये जो टेम्परेचर जो बढ़ गया, टेम्परेचर डिफरेंस T2 माइनस T1, इस तरह से भी हम ले सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको ये सब चीजें? ओके, जैसे कि पहले से ही टेम्परेचर है और उसको और बढ़ा दिया और एक्सपांशन हो गया, तो ये लेंगे। अगर पहले कोई टेम्परेचर नहीं है, 0 डिग्री से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये रिलेशन लेंगे। ओके, तो ये बन गया कोएफिशिएंट ऑफ व्हाट इज दैट, एरियल एक्सपांशन। वैसे हमने देखा था लीनियर एक्सपांशन के लिए अल्फा इज इक्वल टू, रिलेशन क्या बन गया था, यहाँ पर लिखता हूं मैं, अल्फा इज इक्वल टू, रिलेशन क्या बन गया था बेटा अपना, व्हाट इज दैट, एल टी माइनस एल नॉट डिवाइडेड बाई एल नॉट डेल्टा टी। उसको डिफाइन कैसे करोगे तुम, समझ में आ रहा है आपको? ये तो रिलेशन बन गया, उसको डिफाइन कैसे करोगे, लीनियर एक्सपांशन को, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन को। सो दैट इज द coefficient of linear expansion is defined as change in length, ये क्या है उसका, change in length per unit original length। ओके, per unit original length per unit degree Celsius। so that is the coefficient of aerial linear expansion। aerial को भी वैसे लेंगे। ओके, change in area per unit original area per rise in मतलब change in temperature, सो दैट इज डेल्टा टी। वैसे ही उसका डेफिनेशन हम इस तरह से कर सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। समझ में आ रहा है आपको? ओके, तो ये चीजें ध्यान में रखना। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू, जैसे कि ये रिलेशन जो हमने बनाया वैसे भी एक रिलेशन बना सकते हैं, L2 माइनस L1 डिवाइड बाई L1 T2 माइनस T1, ये भी रिलेशन बनेगा। ओके, जैसे कि अब जरूरी नहीं कि 0 डिग्री से स्टार्ट हो जाए,
अब कोई टेम्परेचर ऑलरेडी है बहुत सारा, और उसको फिर टेम्परेचर देने के बाद, हीट देने के बाद, और फिर उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो वहां से हम लेंगे। ओके, जैसे मतलब जो भी न्यूमेरिकल आएगा, जिस तरह से सिचुएशन बनेगा, उस तरह से हम उसको चेंज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको? ओके, तो ये बन गया अपना व्हाट इज दैट, एरियल एक्सपांशन। अब लास्ट जो बनता है अपना, वो है वॉल्यूम एक्सपांशन। तो वॉल्यूम एक्सपांशन के भी बारे में हम देख लेंगे। समझ में आ रहा है? इतना आपको क्लियर हो गया सब? ओके, जैसे हमने ये दोनों चीजें की, वैसे वॉल्यूम के बारे में, अब वहां पे सिर्फ वॉल्यूम बढ़ेगा, यहाँ पे एरिया बढ़ेगा, बढ़ गया, पहले केस में लेंथ बढ़ गया था, अब वॉल्यूम बढ़ गया। वही सिचुएशन रिपीट करेंगे, और उसका जो क्या बोलेंगे उसको, पर डिग्री सेल्सियस उसका जो यूनिट है, क्योंकि लेंथ से लेंथ तो कट गया, तो क्या हो जाता है, पर डिग्री सेल्सियस। पर डिग्री सेल्सियस उसका यूनिट क्या बनेगा, पर डिग्री सेल्सियस। ओके, तो हर एक का मतलब लीनियर एक्सपांशन हो, क्यूबिकल हो, एरियल एक्सपांशन हो, ओके, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन हो, कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन हो, या फिर कोएफिशिएंट ऑफ व्हाट इज दैट, क्यूबिकल एक्सपांशन हो, उसका यूनिट पर डिग्री सेल्सियस रहेगा। ओके, या फिर 0 डिग्री मतलब माइनस, इनवर्स में भी कर सकते हैं, जैसे भी लिखना है आप लिख सकते हैं। ओके, तो इसके बाद में जो है उसके बाद वॉल्यूम एक्सपांशन, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन देखेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, कैलोरीमीटर के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, सो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।